स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो अब हम फिर हाजिर हो गए अपनी इसी वीडियो सीरीज में एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने। तो आप सब तैयार हो जाइए और मेरे साथ कंप्लीट स्टडी के लिए और एक एक पॉइंट को समझने के लिए तैयार रहिए। उठाइए कॉपी पेन और आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं और ये जो सिंपल सा टॉपिक है मेरा वो है मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब मापनीय भौतिक गुण। तो हम देखते हैं कि ये होते क्या है। देखो, मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब हम वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं जो एक्चुअली में किसी मैटर की स्टेट को बनाए रखने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। मतलब है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स स्टेट, अर्थात किसी मैटर की वो प्रॉपर्टी जो उसकी स्टेट के लिए उत्तरदायी है। और ये हम लेंगे, जो ये हमारी 4 है। पहली है मास, दूसरा लेंगे वॉल्यूम, तीसरा है प्रेशर और चौथा हमारा जो 4th नंबर होगा वो है टेम्परेचर। द्रव्यमान, आयतन, ताप और दाब, इनके बारे में पढ़ेंगे हम, इनकी यूनिट्स के बारे में, ये कैसे कन्वर्ट होती हैं एक दूसरे में। तो सबसे पहला हमारा है मास। हमने सबसे पहले दिए है कि प्रॉपर्टी विच आर रिस्पांसिबल फॉर स्टेट ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्था के लिए उत्तरदायी गुणों को ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, फिजिकल, जो मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। उनमें से पहली है मास, द्रव्यमान। देखो मास क्या है, एक्चुअली में क्वांटिटी ऑफ मैटर, अर्थात द्रव्य की मात्रा ही उसका क्या है, मास है। मास इज कांस्टेंट वैल्यू, डज नॉट डिपेंड ऑन द प्लेस, अर्थात ये स्थान पर निर्भर नहीं करेगी, ये एक स्थिरांक राशि है। मतलब द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता स्थान बदलने से, क्योंकि ये अपने आप में एक ऑक्यूपाइड मास है किसी भी मैटर का। लेकिन अगर हम भार की बात करें, वेट की, तो फिर वो बदलता है, क्योंकि वो m × g होता है, g प्लेस पे निर्भर करता है। तो उसके बारे में हम डिटेल में बाद में देखेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर कॉल्ड मास, इट इज कांस्टेंट, डज नॉट डिपेंड, ठीक है, प्लेस, अर्थात द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। इसका मान स्थिर रहता है, अर्थात स्थान पर निर्भर नहीं करता। अगर हम मास की यूनिट देखें तो हमारी मास की यूनिट होती है किलोग्राम, SI यूनिट। और अगर हम इसे कन्वर्जन में देखें कि 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 10⁻³ ग्राम, और 1 ग्राम में कितना होता है, 10⁻³ मिलीग्राम। तो इसका मतलब 1 किलोग्राम इक्वल टू 10⁻³ मिलीग्राम। ज्यादातर कैलकुलेशन मास से रिलेटेड जो भी होंगी, या तो किलोग्राम या मिलीग्राम या ग्राम की जरूरत पड़ेगी, इससे आगे हमें जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में अगर हम देखेंगे तो मास को डायरेक्ट ग्राम किलोग्राम में नहीं लेके बल्कि मोल के फॉर्म में लिया जाता है। मतलब ज्यादातर कैलकुलेशन जो आएंगी मास से रिलेटेड वो मोल से हैं। तो हमने मोल देखा है, तो मोल इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास, अर्थात द्रव्यमान बटा मोलर भार। आपको जो भी मास है उसको आप किस में ले लेंगे, ग्राम में, और उसको उसके मोलर मास से, जो ग्राम मोलर मास होता है, उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको मोल निकलाएंगे। जैसे मैंने कहा 64 ग्राम ऑक्सीजन है, तो मोल कितने हो गए, तो मोल अगर हम निकालें तो हमारे पास जो मोल होंगे वो 64/32 अर्थात 2 मोल। तो हम केमिस्ट्री में ज्यादातर मोल के फॉर्म में लेंगे मास को, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लें। तो मैं सेकंड में यूनिट लेता हूं और वो है मेरा क्या, वॉल्यूम, आयतन। हम जानते हैं कि वॉल्यूम क्या है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मैटर, अर्थात द्रव्य द्वारा जो घेरा गया स्थान है वही क्या होता है, हमारा वॉल्यूम। हम वॉल्यूम को अगर हम देखें डायमेंशन के फॉर्म में, तो वॉल्यूम इक्वल टू द लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। पक्षु को अगर हम इन तीनों को हम मीटर में लें तो हमारा होगा मीटर क्यूब, मतलब इसकी जो SI यूनिट है वो क्या है बच्चों, मीटर क्यूब। अदर यूनिट्स में देखें तो हम इसे और कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा 1 मीटर इक्वल टू होता है 10⁻² सेंटीमीटर। तो मीटर क्यूब इक्वल टू हो गया 10⁻² सेंटीमीटर का क्यूब, या 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को सीसी भी बोलते हैं या ml। तो हमारा मीटर क्यूब इक्वल टू हो गया 10⁻6 ml, ठीक है। अब अगर हम इसे लीटर में चेंज करें तो 1 लीटर इक्वल टू होता है 10⁻³ ml। अगर हम इसी को डिवाइड कर दें 10⁻³ ml, तो ml/ml पर लीटर, तो ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ लीटर। और एक और होता है डेसीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को बोलते हैं डेसीमीटर। तो डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 सेंटीमीटर का क्यूब। जब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास
10 टू द पावर 3 मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml, तो डेसीमीटर बराबर 1 लीटर भी होता है। तो इस तरह से आपको एक तो ये यूनिट, एक ये यूनिट हो गई, एक यहाँ पर हो गई, तो इस तरह से आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, इससे ज्यादा यूनिट वॉल्यूम की जरूरत नहीं है। तो वॉल्यूम की ये सारी यूनिट अच्छी तरह से याद रखेंगे। तो इस तरह से ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब, तो आप इसे नोट करें। तो हम तीसरी प्रॉपर्टी लेते हैं और वो है हमारी क्या, प्रेशर। अब आते हैं कि प्रेशर क्या है। तो प्रेशर की जनरल डेफिनेशन अगर हम देखें कि फोर्स पर यूनिट एरिया, अर्थात प्रति इकाई क्षेत्रफल में कितना बल लग रहा है, वही क्या है हमारा प्रेशर। तो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो क्या हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अर्थात इसे बोलते हैं पास्कल। अगर हमें किसी भी कॉलम का, किसी भी मैटर का प्रेशर निकालना है तो फॉर्मूला लगता है P = HdG, जहां H क्या है हाइट, इसे आप मीटर में लेंगे, ऊंचाई है, D क्या है आपकी डेंसिटी, जिसे किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लेंगे, अर्थात घनत्व है, और G क्या है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जो कि 9.802 2 मीटर पर सेकंड -2। तो यहां पर जो P आएगा, जो आपका ये किसमें होगा, प्रेशर है ये, जो कि किसमें आ जाएगा, पास्कल में। तो इस तरह से हम इससे कैलकुलेट पास्कल में कर सकते हैं, बाद में हम इसे किसमें एटीएम में चेंज करना है। अब हम आता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। तो हमारी जो अर्थ है, उसके अर्थ के चारों तरफ जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, तो वो भी एक प्रेशर एक्सर्ट करता है अर्थ की सरफेस पर। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय, ठीक है, एयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब वायु द्वारा पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगाया जा रहा है वही क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम जानते हैं कि 1 atm जो होता है 76 सेंटीमीटर Hg, कॉलम द्वारा जितना प्रेशर नीचे की तरफ एक्सर्ट किया जाता है उसके बराबर होता है। तो 76 सेंटीमीटर Hg या 0.76 मीटर Hg कॉलम के बराबर होता है। अगर हम उसे एटीएम में चेंज करना चाहें तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, मतलब हम प्रेशर को निकालना है कि इसकी पास्कल में कितनी वैल्यू होगी, तो फॉर्मूला लगाएंगे Hdg। तो देखो H हमारे पास कितना है 0.76, ठीक है, सेंटीमीटर की जगह मीटर ले रहे हैं। फिर इसके बाद है D, तो ये है Hg की डेंसिटी जो 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होती है, और जो G है उसकी वैल्यू मैंने आपको यहाँ लिख दी है 9.802 मीटर सेकंड -2। और आगे इसको हम अगर यूनिट हटा दें इसकी, तो लास्ट में देखो किलोग्राम बचेगा, मीटर क्यूब अपॉन में था और मीटर स्क्वायर ऊपर आ रहा है, तो बचेगी मीटर इनवर्स में, और सेकंड -2 या इसे कहेंगे हम क्या, पास्कल। अब हम इसको लिख लें यहाँ बच्चों पर, इसकी वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी। तो अगर हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास P ATM = आएगा 101.3135 × 10⁻³ पास्कल, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1.0131335 × 10⁵, 2 पॉइंट और शिफ्ट कर दिए मैंने पास्कल। तो 1 atm का जो पास्कल में वैल्यू होती है वो इतनी होती है, क्योंकि 10⁵ पास्कल इक्वल टू होता है 1 बार। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं बच्चों, देखो कि P ATM = हो जाएगा 1.01325 बार, तो ये बार में होता है, समझ गए ना। तो पास्कल हो गई, बार में हो गई, सेंटीमीटर में हो गई, मीटर में हो गई। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, ये एटमॉस्फेरिक वैल्यू को, मतलब एटमॉस्फेयर कितना होता है उसका प्रेशर, उसे हम एटीएम में, तो ज्यादातर जो कैलकुलेशन होंगी आप देखोगे गैसियस स्टेट में, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बेस पर लेनी होंगी। तो इसलिए कन्वर्जन फैक्टर अच्छी तरह से आप याद रखेंगे कि पास्कल को एटीएम में या एटीएम को पास्कल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप इसको नोट कर लें। तो बच्चों मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज बता दी। अब फोर्थ देखो आप, ये है कौन सी, टेम्परेचर, ताप। ताप क्या है, होता क्या है टेम्परेचर, देखो कि टेम्परेचर इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच मेजर्स हॉटनेस, कोल्डनेस ऑफ बॉडी, अर्थात द्रव्य का वह गुणधर्म जो कि पिंड अर्थात कोई भी पदार्थ की गर्माहट या शीतलता को बताता है। अगर हम ये कहें कि मैटर इज इन हॉट कंडीशन, तो हम कहेंगे कि इसका हाई टेम्परेचर होगा।
हम कहें मैटर इज इन कोल्ड कंडीशन तो उसका टेम्परेचर लो होगा, अर्थात कोई चीज गर्म है तो हाई टेम्परेचर, ठंडी है तो लो टेम्परेचर। तो इस तरह से गर्माहट या शीतलता, हॉटनेस कोल्डनेस को मेजर करने वाले प्रॉपर्टी को ही हम टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर की आपको ज्यादातर 3 यूनिट की जरूरत पड़ेगी। एक होती है डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड जिसको बोलते हैं, एक होगी केल्विन और एक होती है डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो इनके रिलेशन अगर आप देखें तो T केल्विन इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये केल्विन में चेंज हो जाएगा। ये रिलेशन कहां से आया, हम ये गैसीय स्टेट में पढ़ेंगे। फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इनटू T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, अर्थात T डिग्री सेंटीग्रेड में जो आपको टेंपरेचर दे रखा है इसमें मल्टीप्लाई करें 32 ऐड कर दो तो फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा। अगर मैं वाटर के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का कंपेयर 3 यूनिट में करूं तो आप जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में लेते हैं तो 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों इसका 100 डिग्री। अगर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट देखें केल्विन में तो 273 के और बॉइलिंग पॉइंट 373 होता है और फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 फ़ारेनहाइट। यहाँ का डिफरेंस 100 पार्ट का है जबकि फ़ारेनहाइट में 180 पार्ट का है। इसका मतलब है कि 100 पार्ट इन डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन तो ये किसके बराबर होंगे 180 पार्ट ऑफ फ़ारेनहाइट। इसका मतलब है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेंपरेचर किसी का इंक्रीज होगा तो फ़ारेनहाइट में 1.8 फ़ारेनहाइट बढ़ जाएगा और 100 डिग्री बढ़ा दोगे तो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी टेम्परेचर अगर दे रखा है तो आप उसे केल्विन में, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको 4 मेजरेबल प्रॉपर्टीज बता दी। अब आप इन्हें अच्छी तरह से नोट कर लें और उनकी सारी यूनिट के कन्वर्जन फैक्टर अच्छी तरह से याद रखें। जहाँ जरूरत होगी वहाँ पर हम इनका यूज करेंगे तो आप इसे भी नोट कर लें। ओके, थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन सी यू।